हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम में जो बार बार जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे मैं वो आपके लिए वो लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाली एनटीपीसी उनमें पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट भी हुए हैं तो वो आपको पता चल जाएगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में कठोर बाजार नियंत्रण लागू किए थे, यानी कि बाजार के नियंत्रण के रूप में जो नियम लागू किए थे वो सर्वप्रथम किसने लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में सबसे कठोर नियम लागू करने वाले शासक माने जाते हैं। बात करें अकबर की, अकबर साम्राज्य के दौरान मुगलों के साम्राज्य से बीजापुर बाहर था, मतलब कि अकबर के साम्राज्य में उस समय बीजापुर शामिल नहीं कर किया गया था, या फिर मुगलों के साम्राज्य से बीजापुर बाहर था। लॉर्ड वेल्सले की संधि को सहायक संधि के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो राज्य विलय की नीति अपनाई गई थी और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। इनमें से दो क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं कि लॉर्ड कर्जन ने को बंगाल का विभाजन किसने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और राज्य विलय की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये नीति अपनाई गई थी। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब क्वेश्चन इस कुछ वस्तुओं जैसे पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है अर्थशास्त्र लिखी गई है, हाला के द्वारा गया सप्तशती लिखी गई है और कालिदास के द्वारा विज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक लिखी गई है। आगे हम कुछ स्मारकों की बात कर लेते हैं। जैसे स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? पटियाला में, पटियाला अमृतसर में है। लोह स्तंभ की बात करें तो यह आगरा में स्थित है और कुतुब मीनार की बात करें तो यह मथुरा में स्थित है। शिवाजी के शासन राज्य प्रणाली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवाजी का राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 16 प्रांतों में विभक्त था। किसका शासन, किसका राज्य? शिवाजी का राज्य। विषुवतीय वन सदापर्णी होते हैं। ध्यान में रखना है कि विषुवतीय वन कौन किस पर्णी के रूप में जाने जाते हैं? तो सदापर्णी के रूप में जाने जाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पर्णपर्णी वृक्षों के पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वृक्षों के? पर्णपर्णी वृक्षों के पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या की बात करें तो 24+1 यानी 25 कुल कितने न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय हैं भारत में। और बात करें कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो कि एच.जे. कानिया थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है ट्रिगवेली नाम से जो व्यक्ति थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सचिव थे। 8वें सचिव कौन थे? बान की मून थे। और 9वें सचिव जो कि हाल ही में अभी हैं एंटोनियो गुतरेस है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रगान के संगीतकार की बात करें तो हाफिज जालंधरी नाम के जो व्यक्ति थे वह भारतीय राष्ट्रगान के संगीतकार थे। WTO से पूछा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जेनेवा में स्थित है WTO का मुख्यालय। भारत बांग्लादेश को विद्युत का निर्यात करता है। भारत कौन से देश को अपने विद्युत का निर्यात करता है? तो ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश को अपने विद्युत का निर्यात करता है। केलकर समिति कर सुधार से संबंधित समिति थी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि केलकर समिति किससे संबंधित थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि कर में सुधार करने हेतु केलकर समिति का गठन किया गया था। ऊष्मा की चालकता की बात करें तो सबसे कम लेड में होती है और ऊष्मा की चालकता सबसे अधिक किस में होती है? आपको कमेंट करके मुझे बताना है। Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं Na+ आयन में। Na+ यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनायन की स्थिति बना रहा है। भूपृष्ठ पर सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन भूपृष्ठ पर सर्वाधिक प्रचुर पाए जाने वाला तत्व है। बात करें म्यांमार की तो म्यांमार दक्षेस का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि दक्षेस का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है कि म्यांमार दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस के सदस्य कौन कौन से देश है? तो श्रीलंका है, भूटान और मालदीव है। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो मैत्री नामक जो अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है, जो कि भारतीय अनुसंधान केंद्र है। एक किण्वन एंजाइम है, टाइलिन होता है, पेप्सिन होता है और ट्रिप्सिन एंजाइम। ये तीन एक किण्वन एंजाइम के रूप में जाने जाते हैं।
बात करें पीनकृमि क्या है, तो यह एक गोलकृमि है। साइकस बीज उत्पन्न करता है लेकिन फल उत्पन्न नहीं करता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बीज वह कौन सा पौधा है जो कि बीज तो उत्पन्न करता है लेकिन फल उत्पन्न नहीं करता है, तो वह कौन सा होगा, साइकस होगा, आपको ध्यान में रखना है। उपास्थि एवं रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। रक्त के बारे में तो बार बार पूछा जाता है कि रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक संयोजी ऊतक है। लेकिन अगर आपको उपास्थि भी दे दे तो ये किस प्रकार की होगी, एक संयोजी ऊतक के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में मैंने वीडियो आपके लिए बना रखी है, वहाँ पर जाकर भी आप सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ पर आयोजित, कब आयोजित किए गए थे, तो 1930 में आयोजित किए गए थे। राष्ट्रीय आय की बात करें तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य क्या होता है, उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। और बात करें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित बैंक किन को कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल जो बैंक होती है उन्हें क्या कहा जाता है, अनुसूचित बैंक कहा जाता है। बात करें प्रथम परमाणु रिएक्टर के उद्घाटन की, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसका नाम क्या था, अप्सरा नाम था, जो कि ट्रोम्बे मुंबई में स्थित पहला परमाणु रिएक्टर था। 20 जनवरी 1957 में इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक को मर्ज किया गया है। 1 अप्रैल 2020 की बात करें तो ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स को विलय किया गया है, किसमें, पीएनबी बैंक में। कौन कौन सी बैंक को किया गया है, ओरिएंटेड बैंक और यूनाइटेड बैंक का मर्ज किस में किया गया है, पीएनबी बैंक में। और सिंडिकेट बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक में इसको मर्ज किया गया है। आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक का मर्ज किस में किया गया है, यूनियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का मर्ज किया गया है इंडियन बैंक में। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2020 में जो बैंकों का मर्ज किया गया था उन सभी को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रख कर जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 बार इससे रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बान की मून है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें सचिव के रूप में जाने जाते हैं। बात करें पहले सचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली नाम से जो व्यक्ति थे वे पहले सचिव थे। और वर्तमान में सचिव कौन है, जो कि 9वें महासचिव हैं, एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि वर्तमान में सचिव हैं। गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने एकमात्र कौन से गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व किया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने नेतृत्व किया था और ये सितंबर से दिसंबर 1931 में लंदन में हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था इसके बाद में, तो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन को छोड़ दिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, नवंबर 1930 या जनवरी 1931 के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया था। बात करें तीसरा गोलमेज सम्मेलन तो नवंबर 1932 में हुआ था। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में कि इंटरनेशनल डांस दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और किन की याद के जन्म के ऊपर मनाया जाता है, तो जीन जॉर्जेस नोवरे नाम के जो व्यक्ति थे उनकी जन्म सालगिरह पर ये 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस दिवस मनाया जाता है। बात करें तमिल नववर्ष का नाम क्या है, तो पुएंडु इसका नाम है, पुथंडु नाम है इसका, जिसे पुत्तु पुरुषम या फिर तमिल नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। तमिल नववर्ष को पुथंडु कहते हैं, जिसे पुत्रुषम या तमिल नववर्ष के रूप में जाना जाता है। नववर्ष बंगाली में क्या कहते हैं, नववर्ष को पोहेला बोसेक नाम से जाना जाता है। बोसेक के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था कि बोसेक किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। और नववर्ष की बात करें कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या नववर्ष प्रतिपदा या उगादि युगादि कहा जाता है। उगादि किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है कि उगादि किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को जो गुड़ी या पड़वा या वर्ष प्रतिपदा जो होती है उसे उगादि या युगादि के रूप में जाना जाता है। बात करें कि केरल में नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो विश्व के नाम से केरल में नववर्ष को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था 1010 ईस्वी में। तमिलनाडु में जो ये मंदिर स्थित है कौन सा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। और ये कौन से देवता को समर्पित मंदिर है, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में
कि तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर कौन से देवता को समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। कौन सा? तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और राजा राज फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। अगला लिखो कि आपको शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी, आपको फुल फॉर्म पूछी थी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसकी फुल फॉर्म होती है। इनपुट डिवाइस की बात करें तो ट्रैक बॉल होता है, लाइट पेन होता है, प्लॉटर होता है, कीबोर्ड, माउस और डिजिटल कैमरा, स्कैनर, टच स्क्रीन और जॉयस्टिक, ये क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल जो माउस की तरह यूज किया जाता है और जो गेम खेलने के रूप में काम में लिया जाता है। जॉयस्टिक होता है और टच स्क्रीन आपको पता ही है, जो आप डेली यूज करते हो मोबाइल, वह टच स्क्रीन के रूप में इनपुट का काम करता है। बार कोड रीडर और डिजिटाइजर टेबल को भी इनपुट डिवाइस के रूप में, OCR, OMR और MICR को भी इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। बात करें राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि चेन्नई बंदरगाह भारत का पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। शुद्ध निवेश की बात करें तो शुद्ध निवेश क्या होता है? सकल निवेश में से अगर मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। बैलेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड कॉल्ड बोला जाता है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड को। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉल्ड किसे बोला जाता है? एवरेज कॉस्ट को। और 2019-20 में ला लीगा चैंपियन ट्रॉफी कौन सी है? रियल मैड्रिड नाम से जो चैंपियनशिप हुई थी 2019-20 में, और 1929 से इसको स्थापित किया गया था। स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग माना जाता है किसको? ला लीगा चैंपियनशिप ट्रॉफी को। बात करें खिलाफत आंदोलन की तो आगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, या जिनको अली बंधुओं के रूप में जाना जाता है, इनके द्वारा 1919 से 19 जारी किया गया था। कौन सा आंदोलन है? 19 खिलाफत आंदोलन। और 1920 में बात करें तो महात्मा गांधी ने इनका समर्थन किया था। बुक्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि शेड्स ऑफ सफरोन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक हैं साबा नकवी नाम से लेखक हैं। कौन सी के? शेड्स ऑफ सफरोन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी हैं। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था किसके कौन से राज्य में हुई थी, तो बंगाल में हुई थी सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को हुआ था। यह आपको अच्छी तरह इसमें ध्यान रखना है कि राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब हुआ था? 3 फरवरी 1959 को। और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। तथा RSP के पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? पार्वती नाम से हुआ था। जमींदार पर आधारित सत्यजीत रॉय की पहली फिल्म कौन सी थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1958 में बनी हुई जल सागर नाम से पहली फिल्म थी जमींदार पर आधारित, जो कि सत्यजीत रॉय के प्रोडक्शन से निर्मित हुई थी। कॉटन बैंक का आधा हिस्सा किसे कौन से राज्य को कहा जाता है, कौन से नगर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। कॉटन मिल का आधा हिस्सा। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो गुजरात का प्रथम स्थान रहता है कपास के उत्पादन में। बात करें सामलात गांव के भीतर अथवा बाहर पड़ी बंजर भूमि को क्या कहते हैं? सामलात कहा जाता है। डेंड्राइट्स किसे कहा जाता है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जो जानकारी प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? डेंड्रोइड्स कहा जाता है। और डेंड्रोइड को अगर एक्सप्लेनेशन के रूप में आप देखोगे तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में ट्रेवल करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? डेंड्रोइड्स कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में एक्सॉन भी बोला जाता है। बात करें 1913 में नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और इसको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से संबंधित मैंने वीडियो बना दी है इससे पहले, उसमें सारे फैक्ट मैंने बताए हैं कि कौन कौन से व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन से भारतीय शामिल है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, कितने जो भौतिकी के वैज्ञानिक है भारतीय उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, और इसमें कितनी राशि मिलती है, सब उसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आपको ध्यान में रखना है चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। बात करें मदर टेरेसा जो कि प्रथम महिला थी, जिन्हें प्रथम महिला भारतीय थी जिनको शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब दिया गया था? 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में।
वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में, और बात करें कैलाश सत्यार्थी की तो 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें टैक्स की तो ये पूंजीगत आय का हिस्सा नहीं होता है। टैक्स में शुद्ध विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक से लिया गया टैक्स, शुद्ध घरेलू ऋण शामिल किया जाता है। सार्वजनिक आय के दो प्रकार हैं, राजस्व आय या पूंजीगत आय होते हैं। टैक्स रेवेन्यू कर में किसे कहा जाता है? राजस्व आय का ही हिस्सा है टैक्स रेवेन्यू कर को। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य कौन सा है? तो चाइना है, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस इसके 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। और बात करें कि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 होती है। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का कार्यकाल किनका होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का। बात करें कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह है। और एप्पल की फुल फॉर्म के रूप में बात करें तो पूछी जा सकती है कि एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसकी फुल फॉर्म थी, बाद में इसको शॉर्ट के रूप में एप्पल नाम दिया गया। और भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला उपग्रह आपको ध्यान में रखना है आर्यभट्ट था, जो कि 1975 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। और एप्पल की बात करें तो इसे 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? 12 जनवरी 2018 को 100वें उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C40 द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 30 सहयात्री के साथ इसको प्रक्षेपित किया गया था। और 100वें उपग्रह का नाम क्या था? तो कार्टोसैट-2 नाम इसको दिया गया था, जो कि 100वां उपग्रह था, जिसको 12 जनवरी 2018 को प्रक्षेपित किया गया था इसरो के द्वारा। बात करें कि स्थायी बंदोबस्त के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित वायसराय कौन थे? गवर्नर टॉमस मुनरो नाम से जो व्यक्ति थे वो उसमें रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था की थी लागू। इजारेदारी प्रथा के वारेन हेस्टिंग्स ने लागू की थी। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आपको ध्यान में रखना कि आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जादूगोड़ा की खान की बात करें तो यह झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है। बात करें कि बिहार से झारखंड अलग पहली इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से कौन सा अलग हुआ था? तो MP से अलग हुआ था कौन? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय भारत पर होने वाले आक्रमण के समय किसने त्यागपत्र दिया था? तो VK कृष्ण मेनन ने अपना त्यागपत्र दिया था 1962 में भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था उस समय। बात करें कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। ये भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। मालाबार तट की बात करें तो इसे केरल कर्नाटक का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के जो तटीय क्षेत्र है उसे कोकण तट के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान-2 की बात करें तो रॉकेट GSLV मार्क 3 एवं फर्स्ट से इसे लॉन्च किया गया था। और इसके लैंडर का नाम विक्रम था। और इसके रोवर का नाम आपसे पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस की और NTPC के एग्जाम में कि चंद्रयान-2 के प्रज्ञान रोवर का नाम क्या था? तो आपको ध्यान में रखना कि प्रज्ञान इसका नाम था। 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान-2 को। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किसकी उपाधि दी थी? तो चेरी की उपाधि दी थी लॉर्ड डलहौजी ने अवध को। 10 डिग्री का तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है।